Hello students, so we are going to discuss the lesson plan for the chapter dual nature of class 12th. So basically पूरा lesson plan NCERT based लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. It consists of basically 4 topics. First is emission, second is photoelectric effect, third is photon and fourth is de Broglie's wavelength. तो देखते हैं basically first जो emission overall इस chapter में क्या है कि how electron are emitted from any metal surface. So what are the type of emission? Basically ये अपना एक पूरा lecture plan है कि how to solve a question solve करने में जो भी NCERT based question है उसमें कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, कौन से डेरिवेशंस हमको करने हैं, उसके ऊपर ये बेस पूरा एक लेसन प्लान है. तो फर्स्ट इज एमिशन. कितने टाइप के एमिशन होते हैं? सो 4 टाइप के एमिशन होते हैं. फर्स्ट इज थर्मोनिक एमिशन, सेकंड इज सेकेंडरी एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन एंड फील्ड एमिशन. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम पूरे जो चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. So first is thermonic emission. Suppose this is a metal and we heat it. So due to the thermal energy, due to the heat energy, if electron is emitted, then that type of emission is known as a thermonic emission. Then the secondary emission. Secondary emission क्या होता है? अगर कोई metal surface पे हम इलेक्ट्रॉन गन से हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके कोलाइड होगा और फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, दैट इज बेसिकली नोन एज अ सेकेंडरी एमिशन. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होता है. ये समथिंग आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि बास्केट है जिसमें बॉल भरे हुए हैं और एक बॉल से उन बास्केट में जोर से आप दूसरे बॉलों को हिट करो तो कैसे बॉल बाहर आएंगे. उसी तरीके से एक ये अपना टारगेट होगा मेटल सरफेस. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं और फिर बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर जो नेक्स्ट है सी पार्ट इन थर्मोनिक एमिशन इज इन एमिशन इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में एक E इज इक्वल टू HF एनर्जी इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे. इसकी फ्रीक्वेंसी F है. H इज बेसिकली अ प्लैंक कांस्टेंट. ये जाके सरफेस पे हिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होगा. ठीक है. जब ये एनर्जी इस पे हिट होती हैं, इंसिडेंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी और ड्यू टू द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, देन दैट टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड द लास्ट इज फील्ड एमिशन. जैसे सपोज हम कोई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, दैट इज बेसिकली अ फील्ड एमिशन. सो नेक्स्ट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जैसे एक शॉर्ट डायग्राम बनाया हुआ है हम लोगों ने. यहाँ पे एक कैथोड है, एक एनोड है, यहाँ पे मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे हम लोगों ने एक E इज इक्वल टू HF एनर्जी को इंसिडेंट किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी F है. हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी, उसको भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ. पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं शॉर्ट में कि यहाँ पे ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा. इंसिडेंट होने के बाद उसके पास इनफ एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करेगा और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करके एक एंड से दूसरे एंड में जाएगा. अगर हम यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे तो उसमें हमको करंट भी दिखेगा. सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पे वर्क करने लगता है ड्यू टू द इंसिडेंट फोटोन जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा मेटेलिक सरफेस पे. ठीक है ना. ये जो फोटोन इंसिडेंट होते हैं इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? HF. दैट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. अब जैसे हम इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं. फर्स्ट इज E इज इक्वल टू HF. एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज H इंटू F. हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द एनर्जी. जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी. सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. कितने जितनी ज्यादा, जैसे ये विंडो को मैं बड़ा कर दूं तो ज्यादा लाइट यहाँ पे अंदर जाएंगी तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा होंगे. ठीक है. जैसे कोई रूम है उसमें हमने एक लाइट लगाया है, एक ट्यूब लाइट है फॉर एग्जांपल, तो हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कुछ मिलेगी. लेकिन वही अगर मैं 2 ट्यूब लाइट कर दूंगा तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, ज्यादा हमको रोशनी वहां पे दिखेगी. तो ऐसे ही अगर मैं विंडो को बड़ी कर दूंगा तो ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे. सो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. ठीक है. मोर फोटोन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट. फॉर एग्जांपल एक फोटोन आया तो एक इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट करेगा. मान लो 4 फोटोन आए तो 4 इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट कर सकता है. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो भी है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा जब इसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी which is required to eject an electron from the metallic surface is basically work function. तो ये phi को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो इसकी एनर्जी इतनी मिनिमम होनी चाहिए. ओके. फाई जितनी, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं. अगर उतनी एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? बाहर आएगा. ठीक है ना, इजेक्ट होगा.
अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। सो मोर फोटोन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन क्या थी? आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन ये है कि अगर आप कोई भी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट करते हो, इस पे हिट होती है ये एनर्जी, फोटोन जाके हिट करता है, तो उसकी एनर्जी HF है। This is a work function which is a minimum amount of the energy which is required by electron to comes out of the metal surface, that is phi, और प्लस अगर वो बाहर आया है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दिस इज अ फेमस आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। सो जैसे मान लो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड एनर्जी। तो और मान लो अपन ने इंसिडेंट किया उसकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और ये सरफेस से ही बाहर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही है, तो भाई 4 इजेक्ट करने के लिए 4 चाहिए, अपन ने 5 इंसिडेंट की है, तो ये 4 होगा, तो जो इजेक्ट होगा उसके पास एडिशनल जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पास एडिशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी विच इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 भी लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता के रखी हैं हमने। चैप्टर पढ़ने के बाद ये सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी इक्वेशन पे से ये इंपॉर्टेंट 4 ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ है दैट इज, अगर यहाँ पे मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा तो कोई भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट नहीं होगी, लाइट इंसिडेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, जितने ज्यादा फोटोन अंदर जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बट कंडीशन इज the energy should be greater than the work function, okay, so more the intensity more will be the photoelectric current, so it is a straight line graph, ध्यान रखना important है ये। then हम जो दूसरा ग्राफ है potential difference applied versus current का ग्राफ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी इंसिडेंट की और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ठीक है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आए, अब यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चालू करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 सब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चालू करेंगे, तो करंट आना चालू होगा, और जैसे जैसे 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जनरेट हुए हैं, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, तो सैचुरेशन हो जाएगा उसके बाद, बराबर। तो ये हुआ। अगर मान लो ये एक इंटेंसिटी के लिए, सपोज इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कांस्टेंट रखता हूँ, I1 इज कांस्टेंट, मैं इंटेंसिटी को चेंज हम लोग नहीं करते। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड पे रीच हो रहे हैं, अब अपन ने ये टर्मिनल को उल्टा कर दिया, बैटरी को उल्टी लगा दी, और अब इंक्रीज करने लगे, तो हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना चालू कर दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो कितना पोटेंशियल हम देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना बंद हो जाए, दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। अब हमने क्या किया, मान लो पहले विंडो को थोड़ा बड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा कर दी, बट फ्रीक्वेंसी सेम ही रखी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अब 10 की जगह 20, एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो 10 की जगह 20 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, सो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, ये 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आए हैं तो अब ज्यादा करंट होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर वो 20 के 20 यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, मैं अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा हूँ तो करंट सेचुरेट हो जाएगा। अब मैंने वापस से टर्मिनल को उल्टा कर दिया और पोटेंशियल बढ़ाने लगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने बंद हो जाएंगे तो मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो पोटेंशियल क्या होगा, V0। इसमें हम लोगों ने एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। तो अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भले इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो घटा दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, -V0, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे -3 वोल्ट दे दिया, -3 वोल्ट दे दिया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैंने 0 कर दिया, वो यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपोज कर रहा हूँ इसको। सो दैट इज, अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता भी हूँ तो भी मुझे रोकने के लिए 3 वोल्ट ही चाहिए, ठीक है। सो ये ग्राफ उसके लिए। नेक्स्ट ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। मान लो हमने 100 फोटोन ही अंदर डाले हैं, हमने यहाँ से 100 फोटोन्स ही अंदर डालने हैं, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सेम यही ग्राफ बनेगा, देखो ऐसे ही ग्राफ बनाया है। अब हमने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, 100 फोटोन डाले, उसकी मान लो फ्रीक्वेंसी f1 है, अब हमने 100 फोटोन डाली लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी आपकी, है ना। तो अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए, बिकॉज एनर्जी ज्यादा है तो उसको अपोज करने के लिए ज्यादा आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम इंटेंसिटी का ग्राफ है, यहाँ पे इंटेंसिटी एक ही कांस्टेंट रखी हुई है और फ्रीक्वेंसी दिख रहा है आपको डिफरेंट है,
ठीक है ना, हायर फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ओके, फिर यही आइंस्टीन इक्वेशन है। आइंस्टीन इक्वेशन को हमने जो लिखा है एच एफ वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को एच एफ नॉट लिख दो, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, इसको ईवी नॉट लिख दो, ठीक है ना। सो यहां से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो वी नॉट कैन बी रिटन एज एच एफ अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये बनेगा जिसमें y इंटरसेप्ट आपका माइनस एफ फाई नॉट बाय ई होगा। सो ये इससे ये वाला एक ग्राफ आता है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच एफ होती है, दैट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। अब मान लो एक ये सोर्स है जिस सोर्स का पावर आपको P दिया हुआ है, पावर ऑफ सोर्स इज P, इसमें से n नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, ध्यान रखना ये एक सोर्स है जिसमें से n नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ, एनर्जी इज डिफाइंड एज पावर अपॉन टाइम, ठीक है। सो पावर को यहाँ P लिख दिया है, ध्यान रखना इस चैप्टर में P मोमेंटम भी बहुत डिनोट करते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो पावर को P याद रखना, P से ही याद रखना, पावर अपॉन T हो गया एनर्जी। जो पावर होगा, जो एनर्जी होती है वो अपन एच सी बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, तो एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू P अपॉन T हो गया। तो मान लो अगर n फोटोन्स इस सोर्स में से निकल रहे हैं, कोई भी सोर्स है उसमें से n फोटोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो उसकी एनर्जी, ये एक फोटोन की एनर्जी है, बिकॉज एच एफ है, एफ इज सी बाय लेमडा, तो ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो n नंबर ऑफ फोटोन्स की कितनी एनर्जी होगी, NHc बाय लेमडा होगी, तो NHc बाय लेमडा कैन बी रिटन एज P बाय T। ओके, तो 1 सेकेंड में कितनी निकल रही है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 1 सेकेंड, तो इस T को 1 डाल देंगे तो ये n आ जाएगा, यहाँ से n को LHS में ले लिया तो ये आ गया। तो इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये n की वैल्यू कुछ बच्चों को पता नहीं होता कैसे आई है, तो ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्ब्डा इज डिफाइंड एज h by p, p इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज E V नॉट, जो लिखा था ये वही है, तो E लिखो या Q लिखो, Q into V which is potential applied, so this is kinetic energy can be written as QV। काइनेटिक एनर्जी वी नो कैन बी रिटन एज मोमेंटम, ये P मोमेंटम, ये P मोमेंटम का है, ध्यान रखना यहाँ पे P पावर का है, ओके। मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, ये हमें फेमस फॉर्मूला याद है काइनेटिक एनर्जी को, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं P स्क्वायर बाय 2m। P कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो लैम्ब्डा कैन बी रिटन एज h बाय p, यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज QV, वो लिख दिया है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ चार्ज की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्ब्डा आता है दैट इज 12.27 × 10⁻⁻10 मीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ v, ठीक है। तो डिपेंड अपन को एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए। सारे याद नहीं होते तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक से दूसरे में विद इन 5 to 10 सेकेंड कैसे जाना है। तो पूरे एनसीईआरटी में हमको इतने फॉर्मूलाज और डायग्राम यूज होते हैं, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए। सो नॉर्मली इसके ऊपर पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये ग्राफ आपको बहुत पूछते हैं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन, ये डेरिवेशन करके ग्राफ लाना, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना विद दिस, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये लेसन प्लान डुअल नेचर का प्रॉपरली समझ में आया होगा। Okay, in this question, it is given that find the maximum frequency and minimum wavelength of X-ray produced by 13 kilowatt electron. Okay, so अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, ठीक है। सो एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, विच इज Hc बाय लैम्ब्डा होगी, ठीक है। सो लैम्ब्डा क्या हो जाएगा आपका, लैम्ब्डा कैन बी रिटन एज Hc बाय E, हम लैम्ब्डा को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बोला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्ब्डा क्या होगा, मिनिमम, बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्ब्डा और या तो C बाय लैम्ब्डा, सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी।
सो यहाँ पे अगर हम मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करने जाएंगे, द वैल्यू ऑफ एच कैन बी रिटन एज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी इज 3 इंटू 10⁸ और एनर्जी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया हुआ है, दैट एनर्जी इज गिवन एज 30 किलो वोल्ट। ठीक है, सो ये एनर्जी को अगर आप लिखोगे तो 30 किलो वॉट को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी को किलो वॉट में वोल्ट में दिया हुआ है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 30 किलो वोल्ट है, किलो तो 10⁻3। ओके, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं, दैट इज 414, आप कैलकुलेट करके एग्जाम में निकाल सकते हो, इंटू 10⁻9 मीटर। सो ये आपकी मिनिमम वेवलेंथ है। ओके, सो वेवलेंथ अगर मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। सो फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम विच इज c बाय लैम्बडा मिनिमम। c इज 3 इंटू 10⁸, लैम्बडा इज 414 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज आता है। ओके, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। As the work function of cesium metal is 2.14 electron volt. The work function of cesium, work function कितना दिया है, work function is 2.14 electron volt. Okay, when the light of the frequency, your frequency is 6 into 10⁻14 hertz is incident on the metal surface, photo emission of electron occur. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? Okay, so maximum kinetic energy आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये डेटा गिवन किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी किसमें निकालनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, सो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, आइंस्टीन फेमस इक्वेशन इज HF इज इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, या तो यहाँ पे मैं दिस इज वर्क फंक्शन इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये हमारी बेसिकली आइंस्टीन की इक्वेशन है फेमस। हमको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी रिटन एज HF अपॉन -5। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। H की वैल्यू कितनी होगी अपनी, H की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी है, 6 इंटू 10⁻14। अच्छा, अब अगर आप इसमें काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है, सो ध्यान रखना जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज HF, ये बाय डिफॉल्ट तो जूल में होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना अगर जूल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो अब ये जो पूरी एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। ध्यान रखना ये एग्जाम में से भूल मत जाना, बाय डिफॉल्ट एनर्जी किसमें होती है, जूल में होती है। यहाँ पे आपको जो वर्क फंक्शन दिया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो आपको ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखनी पड़ेगी, तो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो आप अब यहाँ पे बिकॉज सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे जो लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब माइनस करके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लिख सकते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, सो ये आपका इस क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। देन व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको पूछा है, तो बी पार्ट में हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं, EV0, तो ये आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, कितनी है काइनेटिक एनर्जी आपकी। सो अगर आप इसको E से डिवाइड कर दोगे, V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय E, सो ये आ जाएगा 0.35 वोल्ट। सो दिस इज बेसिकली योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, देन C, इसमें C में क्या बोला हुआ है हमको, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम स्पीड निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी से आप निकाल सकते हो हाफ mv²। सो v क्या हो जाएगा आपके पास, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m। ओके,
सो अब ये आंसर मीटर पर सेकंड में आना है तो एमकेएस यूनिट में आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, 2। काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितनी आई है, सो काइनेटिक एनर्जी 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जूल में लिखना पड़ेगा एमकेएस के लिए। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ओके आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो स्पीड आएगी दैट कम्स आउट टू बी 350.71 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो होपफुली ये पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now next question. The photoelectric current cutoff voltage of certain experiment is 1.5 volt. Okay. So in this the cutoff voltage is given, which is 1.5 volt is a cutoff voltage. Okay, this is a cutoff voltage which is given 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? So it's simple. Maximum kinetic energy can be written as EV0. ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, E की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे, ये 1.5 है। सो काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। Question. Monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer. So इसमें wavelength जो given है that is 6.632.8 nanometer is produced by helium neon laser. The power is, ध्यान रखना पावर में P मत मोमेंटम मत इमेजिन कर लेना, यूनिट भी देखा करो, 9.42 मिलीवॉट। इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, यू नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन ऑफ लाइट बीम। ओके सो एनर्जी क्या हो जाएगा, हम एनर्जी को लिख देंगे hc/λ, ठीक है ना। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटू 10⁻⁹, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी सॉल्व करने के बाद दैट कम्स आउट टू बी 3.14 इंटू 10⁻⁹ जूल आ जाएगी, ठीक है। सो ये एनर्जी आ गई, फर्स्ट हो गया। सेकंड बी में क्या दिया हुआ है अपन को, या पूछा हुआ है, हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड on an average arrive at the target irradiated by this beam. Okay, and here we have to assume beam to be a uniform cross section which is less than the target area, ठीक है ना। That means कहीं से ये जैसे देखें, यहाँ से ये पावर है P एक सोर्स का, यहाँ से n फोटोन्स सपोज बाहर आ रहे हैं, ये कोई टारगेट को हिट कर रहे हैं, ये सपोज टारगेट है, तो ये जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में हिट कर रहे हैं वो ये वाला एरिया है, बराबर। सो ऑब्वियस बात है, जो टारगेट है उसका एरिया बड़ा है, और ये जो एरिया है जहां से सपोज एक टॉर्च है फॉर एग्जांपल, तो ये एरिया इस कवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये एरिया इससे छोटा है, यही बताने की कोशिश की गई है। सो यू नीड टू हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड इज एमिटेड, ठीक है ना। सो इसमें हमको ये फॉर्मूला पता है दैट फोटोन पर सेकेंड कितने एमिटर होंगे, तो n नंबर ऑफ फोटोन, लेट n फोटोन in 1 second is emitted, so this can be written as n can be written as p lambda by hc। लेसन प्लान में मैंने आपको ये पूरा डिराइव करके भी बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आती है, ठीक है ना। तो लेसन प्लान में हम लोगों ने देखा हुआ है। ओके सो जैसे कैसे आता है तो एक बार वापस देख लेते हैं। पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज एनर्जी अपॉन टाइम। ओके एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज hc/λ इंटू टी हो जाएगा। ये बेसिकली पावर है एक फोटोन, बराबर, यही लिख सकते हैं हम लोग।
ओके, तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं तो पावर क्या हो जाएगा, n फोटोन के लिए n hc बाय लैम्बडा इंटू टी हो जाएगा। सो n को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेकेंड में, तो t को 1 पुट कर देंगे तो p लैम्बडा बाय hc। तो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव्ड होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमको यही क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें। सो n इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही ली है, तो ये जो है एच सी बाय लेमड़ा, देखो एच सी बाय लेमड़ा वो ये एनर्जी है, ठीक है ना। पावर हमको देके रखा है, पावर कितना देके रखा है क्वेश्चन में, 9.42 इंटू 10⁻³ हो गया, और एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट कर ही रखी थी हम लोगों ने 10⁻19। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁶ फोटोन्स। ओके, सो ये बी पार्ट हो गया। देन सी देखते हैं हम लोग इसमें। Now in C part, how fast does the hydrogen atom has to travel in order to have the same momentum as that of photon? तो फोटोन की जितनी स्पीड से ट्रैवल, हाइड्रोजन एटम को अगर ट्रैवल करना है फोटोन की स्पीड से, तो सेम मोमेंटम है, मोमेंटम सेम होना चाहिए फोटोन हाइड्रोजन एटम का फोटोन जितना ही, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, सो मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज मोमेंटम अपॉन मास, ये मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की गई है। मोमेंटम कितना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर चेक करें मोमेंटम तो सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन, सो दैट इज 1.05 इंटू 10⁻27 आएगा इसका मोमेंटम। ओके, और मास कितना होता है हाइड्रोजन एटम का, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27। क्लियर। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो v की वैल्यू आती है 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। Now in an experiment on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻15 volt second. So in this experiment आपको स्लोप दिया हुआ है, ठीक है ना, v वर्सेस हमारा f का ग्राफ होता है, यहाँ हमको पता है -φ0/e होगा। इसका स्लोप अपन को देके रखा है, दिस स्लोप इज, सपोज मैं इसको m लिख देता हूँ स्लोप, द स्लोप ऑफ द कट ऑफ इज गिवन बाय 4.12 इंटू 10⁻15 वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। सो हमको ये आइंस्टीन इक्वेशन पता है, HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम क्या लिखते हैं, EV0 लिख देते हैं, ठीक है। सो जैसे हमको यहाँ पे फॉर्म में पता है कि हमको V वर्सेस F का ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो V वर्सेस F के ग्राफ में अगर हम चेक करेंगे, सो दिस इज your kinetic energy which is EV0, so that can be written as EV0 can be written as HF minus phi, so V0 can be written as HF upon E minus phi by E। ये आ गया आपका रिलेशन V वर्सेस F का। अगर आप इसको कंपेयर करते हो y इक्वल टू mx प्लस c से, सो ये f is on x axis, so your slope here is h upon e, this is your y intercept, so h upon e आपका स्लोप है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू देके रखी है 4.12 इंटू 10⁻15। क्लियर। यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 4.12 इंटू 10⁻15 इंटू e, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास जो आंसर आएगा h का 6.5
92 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू तो हमको ऐसे भी पता ही है कि इसी के अराउंड आएगी, 6.6 होती है। सो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन किया हुआ था, मतलब ये जो डेरिवेशन किया था हम लोगों ने वही डेरिवेशन है। स्लोप की वैल्यू से अपन को एच की वैल्यू निकालना है। Now, the threshold frequency for the certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage of the photoelectric emission. Okay, so in this question, suppose the threshold frequency is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. Okay, if the incident frequency is 8.2 into 10 to the power 14 hertz is an incident frequency. Predict the cutoff voltage, कितना cutoff voltage चाहिए, ठीक है ना, हमको emission रोकने के लिए ये cutoff voltage हमको calculate करना है इसमें. So we know the famous Einstein relation. HF can be written as this is work function plus kinetic energy maximum. Okay, so this HF can be written as phi की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी HF नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हम EV नॉट लिख देंगे, ठीक है. सो EV नॉट कितना हो जाएगा, HF माइनस H थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, आपके पास F की वैल्यू है, ठीक है ना. सो कट ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये इसको मैं EV नॉट लिखता हूँ, यहाँ से H कांस्टेंट कॉमन निकाल लेता हूँ. F कितना है अपने पास, 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस दिस इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है ना. सो V अगर H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो V आपका आएगा 2.03 वोल्ट. Now next one, the work function for the certain metal is given 4.2 electron volt. So work function is 4.2 electron volt. Okay, what will the metal give photoelectric emission for the incident radiation of the wavelength 330 nanometer. Okay, so हमको चेक करना है कि नॉर्मली एमिशन होगा कि नहीं होगा. सो दिस इज योर बेसिकली वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. सो इसको मैं जूल में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ओके, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 6.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, अब इसमें जो इंसिडेंट हुआ है दैट वेवलेंथ इज 330 नैनोमीटर. सो एनर्जी कितनी होगी इसके पास एनर्जी कितनी होगी, hc बाय लैम्बडा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, दिस इज 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो आंसर आएगा that is 6.027 into 10 to the power 19 जूल. ये एनर्जी इससे बड़ी है कि छोटी है, so it is less than the work function, so that means no emission. तो यहाँ पे कोई भी एमिशन नहीं होगा. Now the light of the frequency 7.21 into 10 to the 14 hertz is incident on the metal surface. The frequency is 7.21 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface. Electron with the maximum speed of 6.0 into 10 to the power 5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for the photo emission of the electron? So यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है. ये आपका V max दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है. सो वी नो दिस फॉर्मूला दैट HF इज इक्वल टू दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ओके, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेट करनी है हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, सो ये कितनी हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, यहां पे ये हमको वेलोसिटी में दिया है, तो यहां पे हमको ये क्या लिखना पड़ेगा, बोलो हाफ एम वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, और ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाय एच। ओके, अब यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्स हमारा आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Now, the light of wavelength 488 nanometer is produced by the argon laser, which is used in a photoelectric effect. When the light of this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectron is 0.38 volt. Find the work function of the material from which the emitter is made. So, the wavelength of the light is 488 nanometer. Okay, that maximum kinetic energy stopping is given by EV naught is given 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको यहाँ पे फाउंड करना है वर्क फंक्शन। ओके, सो वी नो दिस फेमस फॉर्मूला, दिस इज योर वर्क फंक्शन, सॉरी, प्लस के ई मैक्सिमम। ठीक है, सो दिस बिकॉज यहाँ लेमड़ा में दिया है तो इसको आप एच सी बाय लेमड़ा लिख दो, माइनस के ई मैक्सिमम कर दो, तो ये फाई आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे ये फाई निकालना है आपको। ठीक है, अगर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू आएगी सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, दैट कम्स आउट टू बी 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू आपको दे के रखी है, ये हमारा आंसर आएगा। Now next, what is the de Broglie wavelength of a bullet of mass 0.040 kg traveling at the speed of 1 km per second, a bullet of mass 0.060 kg moving at the speed of 1 meter per second, and a dust particle of mass 1 into 10 to the power minus 9 kg drifting with the speed of 2.2 meter per second. So सब में हमें de Broglie wavelength पूछी है। We know the formula for the de Broglie wavelength. So de Broglie wavelength is h by p. So this is h by mv. तो फर्स्ट केस में हम लोग अगर देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू h by p, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस कम्स आउट टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ओके, वैल्यू देके रखी गई है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। सेकंड जो है सेम h अपॉन p, सॉल्व करने से हमारे पास p को हम mv लिख देंगे, मास इनटू वेलोसिटी, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। एंड c अगेन लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 3 इंटू 10⁻⁻25 मीटर। Okay, next question. Show that the wavelength of the electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of the quantum, that means photon. So हमको ये बताना है कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ और फोटोन का जो वेवलेंथ है वो सेम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है दैट इज c by f। ओके, de Broglie वेवलेंथ है h by p, एंड फोटोन के लिए हम E इज इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू पी सी, एम सी स्क्वायर लिखेंगे तो एम सी इंटू सी, सो दैट इज पी सी हो जाएगा, बराबर ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सो दैट मीन्स एम सी इंटू सी, सो ये बेसिकली आपका पी सी हो गया। ओके, सो एच सी बाई पी, पी की वैल्यू E बाई सी लिख दिया हमने, और E को एच एफ लिख दिया हमने, तो ये आंसर C बाय एफ आ गया। सो ये वाली वेवलेंथ आपकी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था हमको। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।